नमस्कार दोस्तों, YouTube के इस एस्ट्रो लाइव चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करने के पहले मैं जो बॉर्डर पे हमारे 5 जवान शहीद हुए, आज उनकी आत्माओं की शांति की प्रार्थना करता हूँ और आप सभी को याद दिलाता हूँ कि पिछले वीडियो में जो मंगल के ट्रांजिट के बारे में मैंने बताया था कि 27 अप्रैल से मंगल के ट्रांजिट की परिस्थितियाँ बन चुकी हैं और उसका ये फलादेश होता है कि चूंकि मंगल देश की कुंडली के सापेक्ष खराब भाव में जा रहा है चंद्र कुंडली से और लग्न पर दृष्टि भी आ रही है, तो जो पुलिस और मिलिट्री के लोग हैं उनको अभी सावधान रहना चाहिए, बॉर्डर पे भी सावधानी रखना चाहिए और साथ ही कोरोना के संक्रमण की भी शिकायतें जो पुलिस और मिलिट्री पर हैं उन पे बढ़ सकती हैं। इस तरह का मैंने प्रिडिक्शन किया था। ये जो आई बटन में आप वीडियो का लिंक में दे रहा हूँ उसमें देखिएगा इसको। तो ये बातें जो हैं वो देखिए सही सिद्ध हो रही हैं। कोरोना से संक्रमण भी काफ़ी बढ़ा हुआ दिख रहा है पुलिस वालों में, उस तरह की खबरें आई हैं दिल्ली से सीआरपीएफ के जवानों में। और ये घटना जो दुखदाई घटना हो गई जिसमें 5 हमारे सेना के जवान शहीद हुए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति की मैं प्रार्थना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आगे हमारे जो सैनिक दल हैं वो ध्यान रखेंगे और सावधानी से दुश्मनों का डट कर मुकाबला करेंगे। दोस्तों, आइए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं। आज का दोस्तों मेरा ये वीडियो ऐसे भावों से संबंधित है जिनमें आपकी रुचि है। कुछ ऐसे भाव, 6वां भाव, 7वां भाव और 8वां भाव, जिनको शापित भाव माना जाता है, 6वें भाव और 8वें भाव को, जहाँ कोई भी शुभ ग्रह बैठे तो ये सोच लिया जाता है कि उसका प्रभाव ख़त्म हो गया, वो समाप्त हो गया। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। बहुत से ऐसे योग हैं जो कि इन भावों से भी घटित होते हैं, उनकी मैं आपसे आज चर्चा करूंगा। लक्ष्मी योगों पर भी मैं चर्चा करूंगा। मैं आपकी उस भ्रांति को या उस कुतूहल को भी शांत करने का प्रयास करूंगा जो राजयोगों के बारे में है। बहुत से हमारे मित्र या जो हमारे फॉलोअर्स हैं वो पूछते हैं कि सर हमारी कुंडली में राजयोग हैं, ये 2 राजयोग हैं लेकिन कुछ उसका प्रभाव नहीं दिख रहा है, या लक्ष्मी योग है उनका कुछ प्रभाव नहीं दिख रहा है। या कुछ लोग इस तरह का भी प्रश्न पूछते हैं कि राजयोग, मैं तो मध्यम दर्जे का ही व्यक्ति हूँ, ऐसा राजयोग की कुछ परिस्थितियाँ नहीं दिख रही हैं, या धन मेरे पास तो बहुत ज़्यादा नहीं है धन योग होने के बावजूद। तो ये जो भ्रांतियां हैं दोस्तों, उनका मैं समाधान आज करने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहले मैं ये चर्चा करता हूं कि 6वें, 7वें और 8वें भाव से जो बनने वाले कुछ अच्छे योगों की चर्चा करता हूं। और ये इतने प्रबल राजयोग हैं और इतने प्रबल धन योगों की मैं चर्चा करूंगा जो आपको धन के मामले में अरबपति बना सकते हैं और राजयोग के मामले में जिस क्षेत्र में आप हों उसके सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से अंत तक ये वीडियो हमारा देखिएगा। सबसे पहले आइए धन योग की चर्चा करते हैं, क्योंकि धन की प्राप्ति बहुत से लोगों के जीवन में एक प्रमुख स्थान रखती है। सभी के जीवन में धन तो महत्वपूर्ण है ही। तो दोस्तों, एक ऐसे धन योग की चर्चा मैं करूंगा जो कि 6वां भाव जिसमें 7वां भाव जिसमें इन्वॉल्व होता है और मुकेश अंबानी जी की कुंडली में यह योग है, तो आप समझ लीजिए कि उसका लेवल क्या है। तो आप अपने 6वें भाव को खराब मत समझिए। दोस्तों, आपने सुना होगा कि 9वें और 10वें भाव के स्वामी जब साथ में बैठते हैं तो वो राजयोग का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, धन योग के मामले में भी जातक पारिजात जो ग्रंथ है उसकी ये टिप्पणी है कि 9वें और 10वें भाव के स्वामी यदि कहीं साथ में बैठे या आपस में केंद्रगत संबंध हो जिनका, और दूसरे भाव यानी जो धन स्थान है, धन भाव का स्वामी है, वो भी इनके साथ योग करे, युति करे, संबंध बनाए,
और साथ ही चौथे भाव का भी संबंध किसी तरह से दृष्टि आदि द्वारा बन जाता है, तो ये एक प्रबल लक्ष्मी योग, प्रबल धन प्राप्ति कराने वाला योग है। तो दोस्तों ये तो सीधा सीधा योग है। इसके अलावा जो दूसरा, उसमें जो दूसरी कंडीशन उन्होंने और तीसरी कंडीशन दी हुई है वो भावाद भावम के सिद्धांत के अनुसार है। पहले भावाद भावम का सिद्धांत समझ लीजिए। भावाद भावम का सिद्धांत ये है दोस्तों कि कुंडली में जिस भाव से जिस चीज की विवेचना की जाती है, जैसे कि 9वां भाव है उससे पिता की विवेचना की जाती है, पिता का भाव माना जाता है, धर्म का भाव माना जाता है। तो यदि 9वें भाव से पुनः हम 9 गिनती करें तो वो जो भाव आएगा वो भी पिता से उसका संबंध होगा और धर्म से संबंध होगा, उसको और ज़्यादा भली भांति बेहतर ढंग से वो भाव भी रिप्रेजेंट करेगा। ये भावाद भावम का सिद्धांत है। जिस भाव की बात है उतने ही भाव पर वो भाव पुनः प्रभावी होता है। ये भावाद भावम का सिद्धांत है। तो जातक पारिजात में भावाद भावम के सिद्धांत के अनुसार ये बताया गया है कि यदि 10वें भाव से अगर आप गिने तो 10वें भाव से जो 9वां भाव पड़ता है और 10वें भाव से जो 10वां भाव पड़ता है, इन दोनों के में जो राशियां बैठी हैं उनके जो स्वामी हैं वो अगर आपस में संबंध बनाते हैं और साथ ही द्वितीयेश यानी कि धन भाव के स्वामी भी इनके साथ युति दृष्टि द्वारा, युति आदि द्वारा संबंध बनाते हैं और साथ ही चौथे भाव के स्वामी की भी दृष्टि आदि पड़ती है, तो प्रबल लक्ष्मी योग ऐसे में बनता है। दूसरी इसकी कंडिका है, दूसरा जो भाग है वो ये है कि सिमिलरली आपको 9वें भाव से गिनना है 10 भाव तक और 9वें भाव से 9 भाव तक, तो उनके भी आपस में इसी तरह के संबंध बनने पर इस तरह का राजयोग बनता है। तो आइए पहले 10वें भाव से कंपेयर करते हैं। तो आप ये 10वें भाव से अगर आप गिनेंगे और 10वें भाव को 1 मानेंगे तो 10 गिनते तक जो भाव आएगा वो आएगा 7वां भाव, अर्थात 10वें भाव से 10वां भाव कौन सा भाव है, जो कुंडली में 7वां भाव है, और 10वें भाव से 9वां भाव कौन सा है अगर आप गिनेंगे तो वो आ जाता है 6वां भाव। तो दोस्तों जब 6वें और 7वें भाव के स्वामी की आपस में युति या केंद्रगत संबंध हो जाता है या एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट होता है, अर्थात 6वें का स्वामी 7वें में बैठ जाए और 7वें का स्वामी 6वें में बैठ जाए, इस तरह की बात हो, और साथ ही इनके दूसरे भाव के स्वामी का भी संबंध बन जाए धनेश का, और चौथे भाव के स्वामी की भी दृष्टि हो, तो ये प्रबल धन योग का निर्माण होता है। अब आइए एग्जाम्पल चार्ट, जो सबसे धनी व्यक्ति भारतवर्ष में माने जाते हैं मुकेश अंबानी जी, इनकी कुंडली में इस योग की चर्चा करते हैं। आप देखिए उनकी कुंडली, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है और इसमें आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट आप देखेंगे 6वें और 7वें भाव के बीच, और साथ ही दूसरे भाव अर्थात दूसरे भाव के स्वामी बृहस्पति की दृष्टि भी है, दृष्टि द्वारा बृहस्पति संबंध बना रहे हैं, और साथ ही चौथे भाव की भी दृष्टि पड़ रही है इनके 7वें भाव पे। शनि जो चौथे भाव के स्वामी हैं वो लग्न में बैठ करके आप देखिए इनके 7वें भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये लक्ष्मी योग मुकेश अंबानी जी की कुंडली में पूरी तरह से बनता है और ये पूरी तरह से चरितार्थ है, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अरबों खरबों के मालिक मुकेश अंबानी जी हैं। तो इस तरह से दोस्तों 6वें भाव को आप खराब मत समझिए, ये बहुत ही उपयोगी भाव बन सकता है। इसी प्रकार अगर आपके 5वें और 6वें भाव में संबंध है तो वो भी आपको लक्ष्मी की प्राप्ति निश्चित रूप से करा सकता है, जो कंडीशंस जातक पारिजात के आधार पे हमने बताई। दोस्तों ये तो हुई धन योग की बात। अब अगला योग जो है राजयोग की चर्चा करते हैं। एक ऐसा राजयोग जो 6वें 7वें और 8वें भाव से बनता है। तो इस राजयोग को दोस्तों कहते हैं लग्नाधि योग और चंद्राधि योग। ये 2 अलग अलग राजयोग हैं, दोनों में कंडीशन सेम है दोस्तों। यदि लग्न या चंद्र से 6वें 7वें और 8वें भाव में बुध शुक्र और बृहस्पति, ये जो 3 शुभ ग्रह हैं नैसर्गिक रूप से, ये तीनों शुभ ग्रह 6वें 7वें और 8वें भाव में स्थित हों,
तो ये योग, इस योग का सृजन होता है। अगर चंद्र से हो तो चंद्रादि योग बनता है। चंद्र से 6वें 7वें 8वें भाव में बुध, बृहस्पति और शुक्र हो तो चंद्रादि योग बनता है। अगर लग्न से हो तो लग्नादि योग बनता है। इस योग की मीमांसा लगभग सभी प्रमुख जो ज्योतिष के ग्रंथ हैं दोस्तों उसमें की गई है, चाहे वो जातक पारिजात हो, पराशर होरा शास्त्र हो या मानसागरी हो, सभी में इन योगों की चर्चा की गई है और इस पे काफ़ी टीका टिप्पणी भी, मीमांसा भी इसकी की गई है। तो इसमें दोस्तों ये मीमांसा के बाद ये व्यास और वराहमिहिर आदि द्वारा ये स्पष्ट किया गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि तीनों ग्रह एक एक भाव में स्थित हों, अर्थात 6वें में एक हो, 7वें में एक हो और 8वें में एक हो। कोई भी 2 भावों में ये तीनों ग्रह हो सकते हैं या कोई भी एक भाव में भी ये तीनों ग्रह हो सकते हैं, तो भी ये योग, इस योग का सृजन होता है और वो फल देता है। अब इसका दोस्तों फलित क्या है? तो दोस्तों इसका फलित ये है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, उसको काफ़ी राज सम्मान, धन आदि की प्राप्ति होती है और बहुत से लोगों के ऊपर उसका शासन चलता है। इस तरह का इसका फलित है। अब इसमें दोस्तों जो आप लोगों के मन में उत्सुकता होती है कि अगर किसी कुंडली में मान लीजिए अधियोग है तो वो कब वो फलीभूत होगा, या धन योग है तो कब फलीभूत होगा। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि राजयोग जब कुंडली में होता है तो निश्चित रूप से जीवन उसी हिसाब से चलना शुरू होता है, लेकिन उसमें जो शुभता का प्रकटीकरण जो है, जो अच्छी चीज़ें जो बाहर आती हैं वो तब आती हैं जब जो ग्रह इन्वॉल्व हैं उनकी महादशा अंतरदशा होती है। जैसे ये जो अधियोग है, इसमें जब बुध या बृहस्पति या शुक्र की दशाएं आएंगी तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की उन्नति होगी, सम्मान की प्राप्ति होगी और जो शुभ फल इसका बताया जा रहा है। अब इसमें दोस्तों मैं विशेष रूप से जो आपको चर्चा करना चाह रहा था कि आप ये जानना चाहते हैं कि भाई राजयोग है, किस लेवल का राजयोग होगा, क्योंकि राजयोग तो सरपंच का भी हो सकता है, एक MLA MP का भी हो सकता है, एक मंत्री का भी होता है, एक मुख्यमंत्री का भी होता है और एक प्रधानमंत्री का भी होता है। तो दोस्तों इस अधियोग के सहारे और एक अन्य टीका के सहारे मैं इसको स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। पहली बात यह है, जैसे मान लीजिए अधियोग में ये कहा गया है कि अगर सिर्फ तीनों में से एक ग्रह ही बलवान हो, बुध, शुक्र और बृहस्पति, इनमें से अगर कोई एक ग्रह ही बलवान है तो व्यक्ति कमांडर रैंक का होता है। अगर 2 ग्रह बलवान है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में मंत्री पद को प्राप्त कर सकता है, या मंत्री लोग जिस स्टेटस पे चलते हैं उस स्टेटस को प्राप्त करता है। और अगर तीनों ग्रह बहुत ही बलवान स्थिति में है तो ऐसा व्यक्ति राजा या राजा के तुल्य होता है। ये बात योग में बताई गई है। अब दोस्तों ये पहले इसके एग्जाम्पल चार्ट्स आप देखिए, उसको समझने का प्रयास कीजिए। ये कुंडली आप देखिए, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की कुंडली है। इस कुंडली में आप देख सकते हैं कि ये योग जो है लग्न से सप्तम भाव में घटित हो रहा है और लग्न से सप्तम भाव में इनके सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं दोस्तों। मेष लग्न की कुंडली है और वृषभ इनकी राशि है। तो अगर आप देखें तो लग्न से भी ये योग बन रहा है और राशि से अर्थात चंद्रमा से भी, तो लग्नादि योग भी है इनकी कुंडली में और चंद्रादि योग भी है। लग्न से सप्तम भाव में ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं और चंद्रमा से 6वें भाव में ये 4 ग्रह बैठे हुए हैं। तो ये जो प्रबल राजयोग है इसका लाभ उनको मिला, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने शत्रुओं पर विजय प्राप्त की, किस तरह से वो गृह मंत्री रहे और किस तरह से उनका नाम अभी भी चलता है। दूसरा एक एग्जाम्पल चार्ट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये अमिताभ बच्चन जी का चार्ट है और इसमें आप देखिए कि 6वें भाव में लग्न से ये योग बन रहा है। 6वें भाव में बृहस्पति हैं उच्च के मजबूत, 7वां भाव राहु से अधिष्ठित है।
8वें भाव में आप देख सकते हैं कि सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि इसमें चूंकि सूर्य और मंगल भी बैठ गए हैं इसलिए ये क्षीण हो गया है। निश्चित रूप से अगर कोई क्रूर ग्रह बैठता है लग्नादि या चंद्रादि योग में साथ में, तो जो योग है वो क्षीण होता है। लेकिन इस केस में, अमिताभ बच्चन जी के केस में, चूंकि ये दोनों क्रूर ग्रह तो हैं लेकिन केंद्र भावों के स्वामी होकर इनकी क्रूरता जो है खत्म हो गई है। जैसा हम जानते हैं ज्योतिष के सिद्धांत के अनुसार, पराशर जी के सिद्धांत के अनुसार, कि केंद्र में यदि क्रूर ग्रहों की राशियां बैठे तो क्रूर ग्रहों का क्रूरत्व जो है वो स्थगित हो जाता है। तो इसलिए इनमें उतनी क्रूरता नहीं है, एक दशमेश है और एक सप्तमेश है। इस वजह से ये योग घटित हुआ और अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी ये अधियोग काफ़ी प्रबलता से दोस्तों आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसा मैंने बताया कि तीनों ग्रह अगर हैं तो राजा या राजा के तुल्य होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी व्यक्ति के तीनों ग्रह मजबूत हों लेकिन वो राजा न बन पाए, ऐसा भी हो सकता है। या जैसा मुकेश अंबानी जी की कुंडली में योग है उस तरह का योग हो लेकिन वो अरबपति न हो, वो करोड़पति या लखपति ही रह जाए। तो दोस्तों ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ये जो स्ट्रेंथ है उसको बढ़ाते हैं, ये मैं आपसे आज चर्चा करना चाहूँगा इस पहले भाग में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपने सुना होगा 10 वर्ग कुंडलियों के बारे में। अगर आप कंप्यूटर से अपनी कुंडली बनाते हैं तो 10 वर्ग कुंडलियाँ आप देख सकते हैं। उसमें होरा, दृष्कांड, सप्तमांश, नवमांश, इस तरह की जो कुंडलियाँ हैं, तो ये 10 वर्ग कुंडलियों में दोस्तों किसी एक ग्रह को, जैसे मान लीजिए जो योग बनाने वाला ग्रह है, ये आप देखिए कि ये कितने वर्गों में अपनी स्ट्रेंथ इस ग्रह को मिल रही है। जैसे ये जो अधियोग है इसमें आप देखिए कि बुध, गुरु और शुक्र, इनमें से इन तीनों में से कितने ग्रहों को और कितने शुभ वर्गों में अच्छी स्थिति मिल रही है। अच्छी स्थिति का तात्पर्य है या तो वो मित्र के घर में हो, या वो खुद के घर में हो यानी स्वग्रही हो, या अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, या अपनी उच्च राशि में हो। तो इन वर्गों में आप देखिए कि ये जो ग्रह है ये कितनी कुंडलियों में या कितने वर्गों में शुभ प्रभाव में है, स्ट्रेंथ इनको मिल रही है। तो दोस्तों इसको कैटेगराइज किया गया है ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही अच्छे ढंग से, और ये बताया गया कि अगर 2 कुंडलियों में आपके किसी ग्रह को मजबूती मिलती है तो वो पारिजातांश कहलाता है। तो वो ग्रह कहलाता है कि वो पारिजातांश में है। ऐसा व्यक्ति अच्छे गुणों वाला होता है, संपत्ति को प्राप्त करता है, हैप्पीनेस को प्राप्त करता है। अगर 3 में है तो ये उत्तमांश कहलाता है, उससे बेटर पोजीशन है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, ज़्यादा धन की प्राप्ति करेगा और साथ ही सम्मान की प्राप्ति और सम्मान का जो स्ट्रेचर है, स्टेटस है, वो बढ़ जाएगा। इसके बाद 4 में अगर ये ग्रह मजबूत है तो ये गोपुरांश कहलाता है। काफ़ी अच्छी स्थिति ये मानी जाती है। ऐसा व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, बुद्धिमान होता है, अच्छी लक्ष्मी की प्राप्ति, भूमि भवन आदि की प्राप्ति करता है और वाहन आदि की भी प्राप्ति करता है। सिंहासांश होता है जब आपके 5 वर्गों में ये ग्रह अच्छा हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसको राज्य की प्राप्ति हो जाती है और ऐसा व्यक्ति एक बड़े क्षेत्र का राजा की तरह कार्य करता है, यानी उसका प्रभारी होता है और काफ़ी बड़ा उसका मकान, काफ़ी बड़ी संपत्ति और धन का मालिक होता है। तो ये अलग अलग स्टेटस वाइज ये दोस्तों आप देख सकते हैं। अगर 4 में है, अगर 5 में है, अगर 4 में है तो मान लीजिए अगर उसके पास 10 लाख की गाड़ी है और 40 लाख का बंगला है, तो अगर 5 में है तो वो 50 लाख की गाड़ी हो जाएगी और 1.5 करोड़ का बंगला हो जाएगा। इस तरह से उसका स्टेटस बढ़ता जाएगा। अगर 6 वर्गों में, 10 वर्ग में 6 वर्गों में अगर उसका अच्छी स्थिति में वो ग्रह है तो पारावतांश कहलाता है वो, और उसका राज्य काफ़ी बढ़ जाता है, सम्मान काफ़ी बढ़ जाता है और वो राजा की हैसियत रखता है। उसके बाद अगर 7 में है तो देवलोकांश में कहलाता है। निश्चित रूप से वो राजाओं का राजा भी बन सकता है, राजा तो बनेगा ही, और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री
या जैसे आप मान सकते हैं कि पारावतांश में है तो मुख्यमंत्री बन सकता है। अगर वो देवलोकांश में है तो निश्चित रूप से देश का राजा भी बन सकता है, और उससे भी ज़्यादा अगर सुरालोकांश में है तो वो राजाओं का राजा बन सकता है। इस तरह से दोस्तों ये कैटेगराइजेशन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी कुंडली में कितने ग्रह जो है वो मजबूत स्थिति कितने वर्गों में है, जैसे नवमांश में, दशमांश में, इस तरह से कितने वर्गों में आपके जो ग्रह हैं वो मजबूत स्थितियों में है, अर्थात मित्र के ग्रह में घर में है या स्वग्रही हैं, मूल त्रिकोण राशि में है, उच्च के हैं, वो आप देखिए। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का राजयोग या किस लेवल का धन योग ये ग्रह आपको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये प्रमुख बात थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। और इसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि लक्ष्मी योग अलग अलग तरह के किस तरह के होते हैं, महालक्ष्मी योग क्या होता है, उसके बाद लगातार धन की प्राप्ति जिसमें बढ़ता जाता है धन, उसमें वो योग क्या होता है, लक्ष्मी प्राप्ति योग क्या होता है। ये जो लक्ष्मी प्राप्ति के विभिन्न योग हैं वो मैं आपसे चर्चा करूँगा, और साथ ही आपसे ये भी चर्चा करूँगा कि जैसा मैंने बताया कि कुंडली में जब ग्रह की दशा आएगी तब वो राजयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन आप उन ग्रहों से, जो ग्रह आपके योग कारक ग्रह हैं, उनसे आप लगातार जीवन पर्यंत भी योगों की प्राप्ति ले सकते हैं। किस ढंग से उसको उपयोग करना है ये मैं अपने अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा, और बहुत अच्छे एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ बताऊंगा जो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। दोस्तों हमारा अगला एपिसोड भी आप जरूर देखिएगा। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया हमारे चैनल को तो आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है उसको भी पुश कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, कुछ आप जानना चाहते हैं इन योगों के बारे में, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देंगे। इन योगों के बारे में कुछ अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ज़रूर पूछिए। और जो हमारा इसका पार्ट 2 है जिसमें हम बताएंगे कि कैसे इन राजयोग कारक जो ग्रह हैं उनका लाभ लिया जा सकता है, और साथ ही लक्ष्मी योग कौन कौन से होते हैं वो आपको बताएंगे, और आप अपनी कुंडली में देख के समझ सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, और मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।